अगर आप लोन्स के एक बहुत बुरे चंगुल में फंस चुके हैं, देन इस वीडियो के थ्रू मैं 7 ऐसे तरीके शेयर करूंगा जिससे होपफुली आप इन लोन से बाहर आ पाए। दोस्तों, लोन्स में फंसना एक बहुत 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 डरावनी चीज है। मेरे साथ हो चुका है बचपन में, जहां मैं नहीं, मेरे पिताजी लोन में फंस गए थे और बहुत साल लग गए उससे निकलने में। मैं उस वक्त को समझता हूं जहां दरवाजे पे क्रेडिट कार्ड के कलेक्टर्स आ जाते हैं, हर रोज फोन आ रहा होता है कि लोन के पैसे कब वापस होंगे, आपकी ये तारीख आ चुकी है, इतने पैसे बच चुके हैं। सो इट्स अ रियली रियली हार्ड पीरियड टू डील विद। एंड आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स आसानी से मिलने शुरू हो गए हैं। बाय नाउ पे लेटर का एक पूरा सा रिडीम आ गया है। लोग उसको डिसिप्लिन मैनर में नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को या अपने परिवार को एक लोन के चंगुल में फंसा हुआ पाते हैं, देन दिस वीडियो माइट हेल्प यू। 7 ऐसे तरीके जिसके थ्रू आप अपने लोन्स को धीरे 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 करके चुका सकते हैं विद मिनिमल डैमेज। एंड 2 बोनस आइटम्स राइट एट द एंड ऑफ दैट वीडियो, जिसके थ्रू आप अगर कुछ भी हो जाए अपने परिवार को और खुद को सिक्योर कर पाएंगे। सबसे पहला, अगर आप अपने आप को बैड लोन्स के ट्रैप में पाते हैं, बहुत सारे लोन हैं, पर्सनल लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है, गाड़ी का लोन चल रहा है, क्रेडिट लोन चल रहा है, देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोन्स को प्रायोरिटाइज करें। यू हैव टू प्रायोरिटाइज द लोन्स एंड ये जानना जरूरी होगा कि कौन सा लोन आपको सबसे ज्यादा हानि पहुंचा रहा है। अक्सर ये वो लोन्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के होते हैं। ये वो लोन्स होते हैं जिनके लिए कोई कोलैटरल नहीं होता है। ये वो लोन्स होते हैं जो आप किसी एसेट के थ्रू नहीं, लेकिन बिना एसेट के खरीदते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? घर का लोन अगर आप लेते हैं तो ज्यादातर घर का लोन लेने के लिए आपको घर ही गिरवी रखना पड़ेगा, तो घर के कागज सबमिट करने पड़ेंगे। आपका वो लोन बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए होगा, 10, 15, 20, 25 साल के लिए। एंड इसी के चलते उसका इंटरेस्ट रेट जो होगा वो काफी कम होगा, 6%, 7%, 8%। लेकिन अगर आप एक पर्सनल लोन लेते हैं तो उस पर्सनल लोन को लेने के लिए आपने कुछ गिरवी नहीं रखा है, कोई भी कोलैटरल नहीं है। वो लोन शायद आपने 1, 2 या 3 साल के लिए लिया है। वो लोन आपने शायद किसी ऐसी चीज के लिए लिया है जो आप खरीदना चाहते थे लेकिन आप खरीद नहीं पा रहे थे, तो यू थॉट पर्सनल लोन ले लेते हैं। या वर्स, आपका क्रेडिट कार्ड से आपने स्वाइप तो कर दिया लेकिन आपको पूरे पैसे देने की अभी हैसियत थी नहीं, तो आपने रोटेशन में वो धीरे धीरे मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करना शुरू कर दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, आपका वो क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है वो इतना बड़ा हो चुका है क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 35 से 40% है साल का। इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके जो भी सारे लोन्स हैं, सबसे पहले आप उनको एक रैंकिंग में डालें और ये समझने की कोशिश करें कि कौन सा लोन आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। दीज आर द लोन्स विद द हाईएस्ट इंटरेस्ट अमाउंट एंड द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, क्योंकि उनका क्वांटम बहुत बड़ा होगा, मतलब ईएमआई बहुत बड़ी होगी। एंड वो लोन अगर आप वक्त पे नहीं पे करेंगे तो आपका वो इंटरेस्ट चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एंड आई रिमेंबर जब हमारा एक ऐसा वक्त चल रहा था जहां क्रेडिट कार्ड्स थे, पर्सनल लोन थे, होम लोन थे, गाड़ी के लोन थे, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप दैट वी टुक कि पापा, वी फर्स्ट हैव टू फिगर आउट कि कौन सा लोन ना हम धीरे धीरे करके चुका सकते हैं, लेकिन कौन सा लोन हमें आज ही चुकाना पड़ेगा। एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप। नंबर 2, जो भी लॉन्ग टर्म के लोन्स होते हैं, घर का लोन हो गया या कोई भी और ऐसा लोन जिसमें 5 साल है, 10 साल है, या किसी ऐसे शख्स से आपने लोन लिया हुआ है जो आपको पता है आप पे यकीन करेगा, वो अपने पैसे के पीछे है लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ योर पीस, तो उनके साथ बैठकर अपने लोन के टेन्योर को बढ़ाइए। एंड दिस इज अ काउंटर इंट्यूटिव सजेशन, क्योंकि जब भी आप अपने लोन के टेन्योर को बढ़ाते हैं या अपने लोन को देने वाला जो पीरियड है उसको बढ़ाते हैं, आप ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं एट द एंड ऑफ द एंटायर थिंग। एंड दैट मे सीम लाइक काउंटर इंट्यूटिव, क्योंकि अभी तो आप अपने लोन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट व्हाट विल हैपन इज कि उस ड्यूरेशन में जब आप अपने लोन के टेन्योर को बढ़ा देंगे, आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। एंड क्योंकि ईएमआई कम हो जाएगी तो आपके पास होपफुली थोड़ा ज्यादा पैसा जनरेट होगा, विच यू विल बी एबल टू डाइवर्ट टुवर्ड्स द लोन्स जो आपका खून चूस रहे हैं, जिसको आपको खत्म करना ही पड़ेगा। सो आई रिमेंबर
मेरे डैड के ऊपर एक बहुत बड़ा बिजनेस लोन था, लेकिन थैंकफुली जिनसे उन्होंने लोन लिया था वो उनके बिजनेस पार्टनर थे। वो चाहते थे कि उनको वो पूरा पैसा वापस मिल जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि यार अशोक वारिको को अपने परिवार का या अपने खुद का गला काट के वो पैसा वापस करना पड़े। सो पापा ने उनसे बहुत स्थिरता से, बहुत धैर्य से बात करी और बोला कि मेरे अभी ये लोन देने की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। तो आप जितने टाइम में इस लोन को चाहते थे, क्या उसको हम बड़ा कर सकते हैं, ताकि मैं जितना आपको मंथली देता था उसका थोड़ा कम दूंगा, लेकिन दे जरूर दूंगा। एंड दे वर ओके विद दैट, क्योंकि उनके लिए द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो एट द एंड ऑफ इट ज्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। एंड यू शुड ऑल्सो बी इन प्रिंसिपल ओके विद डूइंग दैट, क्योंकि आपका जो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है वो बहुत कम होगा, क्योंकि आपके पैसे का आउटफ्लो कम हो जाएगा। नंबर 3, जब आप ये कर पाएंगे तो जो भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा ना, उससे अपनी ईएमआईज को रेज करने की कोशिश करिए या वन टाइम कॉन्ट्रीब्यूशंस करने की कोशिश करिए। बहुत जरूरी है कि आप ईएमआईज और लोन्स का जो मैथ है ना, उसको समझें। मैंने आपके लिए एक पूरी एक्सेल शीट बनाई है और उस एक्सेल शीट में मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे अपनी ईएमआई को ज्यादा देकर या वन टाइम कॉन्ट्रीब्यूशंस करके आप अपने लोन के टेन्योर को और अपने इंटरेस्ट अमाउंट को सिग्निफिकेंटली घटा सकते हैं। तो ये आपके सामने एक्सेल शीट है। इस एक्सेल शीट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट मैंने ये अज्यूम किया है कि फर्ज करिए आपने एक 50 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, 8% पे लिया है, 25 साल के लिए लिया है। इसकी ईएमआई हर महीने पड़ती है करीब करीब 40,000 रुपए। आप एट द एंड ऑफ दीज 25 ईयर्स 50 लाख रुपए तो वापस करेंगे ही करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट होगा 65 लाख रुपए। मतलब इन 25 सालों में आप अपने 50 लाख वापस करेंगे, लेकिन बैंक को या जिससे भी आपने ये पैसा लिया होगा उसको ऑन टॉप ऑफ दिस 50 लाख 65 और लाख रुपए मिलेंगे। एंड दैट इज अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 चीजें करें, हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करें, एक एक्स्ट्रा ईएमआई, दैट्स इट, एंड हर साल अपनी ईएमआई को 10% से बढ़ाएं। मतलब आपकी जो ईएमआई 38,591 है पहले महीने, वही अगले साल से 42,450 कर दो, उसके अगले साल 46,695 कर दो, एंड आप एक ईएमआई जो है 38,591 जो ओरिजिनल ईएमआई है वो हर साल आप पे करेंगे। व्हेन यू डू दैट, देन आपका जो ये 65 लाख रुपए का इंटरेस्ट है वो सिर्फ 27 लाख रुपए हो जाता है। एंड दैट्स नॉट ऑल, आपका जो ये 25 साल का लोन है, ये आप 25 साल में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 120 महीने 10 साल के अंदर चुका देते हैं। दैट इज द पावर ऑफ पेइंग मोर देन द ईएमआई। तो एक एक्स्ट्रा ईएमआई हर साल और अपने ईएमआई को 10% से हर साल बढ़ाने से आप अपने 65 लाख के इंटरेस्ट को सिर्फ 27 लाख कर देते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए कमाते हैं, एंड वो 25 साल का लोन सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर खत्म हो जाता है। इस शीट से आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, एंड दिस विल शो टू यू द पावर ऑफ पेइंग इन एक्सेस, वेदर ईएमआई और वन टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन। नंबर 4, जो भी आपका लोन है, खासकर अगर वो महंगा लोन है, तो उसको रीफाइनेंस करवाइए। I'll give you a simple example. आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आया हुआ है, उस पे आप साल के 35 से 40% दे रहे हैं, एंड इट इज क्रिमिनल, इट इज सुसाइडल अगर आप उस चीज को अभी भी कर रहे हैं। What you can do is, फर्ज करिए आपका वो क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपए का है एंड रोटेटिंग में है, आप एक पर्सनल लोन ले लीजिए। वो पर्सनल लोन भी कोलैटरल के साथ नहीं होगा, लेकिन पर्सनल लोन 13 से 15, 16% मैक्सिमम पे आएगा, विच इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द 35 से 40% जो आप क्रेडिट कार्ड को देंगे। वो पर्सनल लोन लीजिए और उस पर्सनल लोन से क्रेडिट कार्ड की पूरी पेमेंट वापस कर दीजिए। नाउ यू हैव टू ओनली पे द पर्सनल लोन एट अ मच स्मॉलर इंटरेस्ट रेट। सेम चीज, अगर आपके पास एक पर्सनल लोन है जो आपने किसी जमींदार से, किसी दोस्त से, किसी ठेकेदार से 20% पे लिया हुआ है, तो कोशिश करिए कि वही चीज आपको किसी बैंक से या किसी और शख्स से कम इंटरेस्ट रेट पे मिले। आप वो पूरा पैसा लीजिए एंड एक ही बार में उन ओरिजिनल लेंडर्स को दे दीजिए, एंड देन कीप पेइंग द न्यू लेंडर्स द अमाउंट।
बहुत बार ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स होती हैं, आपको कोई कॉल आएगी कि आप अपने पूरे क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग बिल को इस क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। वेरी रिस्की बाय द वे, मैं प्रपोज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास और कोई भी चॉइस नहीं है, देन दिस मे स्टिल बी अ बेटर चॉइस टू मेक। क्योंकि आप जब पहली मर्तबा इसको ट्रांसफर करते हैं ना, तो वो आपको एक रिबेट देते हैं, एक ओपन ऑफर मिलता है जहां इंटरेस्ट उस टाइम पीरियड के लिए काफी कम होता है, एंड यू कैन एक्चुअली मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। नेट नेट जो भी आपके लोन का इंटरेस्ट अमाउंट है, उससे जितना भी कम आपको कहीं और लोन का इंटरेस्ट अमाउंट मिले, प्लीज वहां से पैसे उठाकर ओरिजिनल लोन को चुकाकर इस नए लोन को चुकाने की कोशिश करिए, बिकॉज दैट विल बी लोअर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ऑन यू। नंबर 5, इसी के चलते जैसे कि मैंने बताया, एक लोन को चुकाने के लिए अगर एक दूसरा लोन लेना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आई हैव डन दैट सो मेनी टाइम्स इन माई लाइफ। आई रिमेंबर जब एक ऐसा वक्त था, नियर बाय एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहा था, मैंने अपनी सैलरी नहीं ली थी, महीनों महीनों से घर का खर्चा तो चलाना ही था, बच्चों की फीस थी, घर का ईएमआई था, सब कुछ, एंड क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट हो चुका था, एवरीथिंग वाज जस्ट देयर, एंड व्हाट आई देन डिड वाज आई टुक अ लोन फ्रॉम अ फ्रेंड। उस इंसान ने मेरे क्रेडिट कार्ड का जो बिल था उसको पे पूरे करने का मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, ओनली चार्ज मी 10%, एंड दैट वाज द चीपेस्ट लोन दैट आई कुड हैव टेकन, क्योंकि थैंकफुली एक ऐसा दोस्त था जिसके पास वो पैसा था। सो टेक्निकली व्हाट आई डिड वाज मैंने एक इंसान से लोन लिया और उस पैसे से दूसरे लोन को चुकाया। नाउ आई हैव दिस लोन कंप्लीटली पेड ऑफ, और ये नया लोन मुझे पे ऑफ करना है, बट इट इज थ्रू अ फ्रेंड, तो वो जानता है कि अगर मैं थोड़े डिले करके भी वो पैसे चुकाऊं तो मैं भागने नहीं वाला उसके पैसे के साथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो 10% पे ही था, सो इट वाज फार लेसर अ कॉस्ट देन व्हाट वाज द ओरिजिनल लोन। नंबर 6, प्रिपेयर अ बजट। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको सिगरेट या शराब छोड़ना है, एंड दैट इज समथिंग दैट यू रियली एंजॉय, मे बी यू आर एडिक्टेड टू इट, तो वो सिर्फ चाहने से नहीं होगा, आपको उसकी तरफ काम करना पड़ेगा, राइट? You will actually have to devote your mental, physical, emotional energy to make that happen. The same way, अगर आप एक लोन के चंगुल में फंस चुके हैं एंड उससे आपको निकलना है, then you will have to work hard towards it. And making a budget is the first step towards that. ये जानने की कोशिश करिए कि बहुत लोग लोन के चंगुल में इसलिए फंसते हैं क्योंकि उन्होंने सही से बजट नहीं किया होता है। They haven't thought through everything that is going to happen, and इसकी वजह से they are sitting now on this financial distress situation. बजट करने का एक बहुत अच्छा तरीका, कभी भी आपके लोन्स की जो ईएमआई है वो आपकी टोटल इनकम की 30%, मैक्सिमम 40% से ज्यादा ना हो, एंड द मिनट इट गोज बियॉन्ड दैट, यू नो दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अगर आपकी सालाना इनकम या महीने की इनकम 100 है, लेकिन आपके 30 या 40 रुपए से ज्यादा ईएमआईज में जा रहे हैं, तो आप कुछ तो गलत कर रहे हैं, एंड यू हैव टू टेक अ पॉज ऑन दैट। द बेस्ट वे टू बजट इज व्हाट्स कॉल्ड द 50-30-20 रूल। आपकी जो भी मंथली इनकम होगी उसका 50% एंड मैक्सिमम 50% जाएगा आपकी जरूरतों की तरफ। दीज आर योर नीड्स। ये आपकी ईएमआई हो गई, आपका रेंट हो गया, आपका खाने पीने का खर्चा, जिंदगी की जरूरतें जो आपको खर्च करनी ही पड़ेंगी फॉर यू टू लिव योर लाइफ। 30% towards your desires, and that is where you have to control yourself. आपको फोन खरीदना है, वेकेशन पे जाना है, गाड़ी खरीदनी है, अच्छे कपड़े खरीदने हैं, whatever it is, आपको उस 30% में ही अपने आप को समाना होगा। And then the remaining 20% towards investments. Investments जो long term है, जो आपके long term purchases के लिए हैं, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की एजुकेशन है, आप बाहर जाना चाहते हैं, रिटायरमेंट के प्लान्स है, whatever the case may be, but आप उस 20% को बाकायदा इन्वेस्ट कर रहे हैं so that you don't fall into the same situation that you are in right now. इस बजट को आपको सीरियसली लेना ही पड़ेगा, because until you don't do that, you're going to fall into this loan trap again and again and again and again and again. And number 7, final last resort, settlement. हर एक लोन प्रोवाइडर अपने जहन में एक सर्टेन डिफॉल्ट लेके चलता है, चाहे वो बड़े से बड़ा बैंक हो, छोटे से छोटा इंसान हो, उनके लिए एक एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का एक परसेंटेज होता है, which is included in their business. It is usually in the range of 2 to 4%. मतलब अगर वो 100 लोन देते हैं तो वो जानते हैं कि उनमें से 2 से 4 लोन
वो वापस नहीं कर पाएंगे, उनको सेटल करना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहां आपको कुछ और नहीं सूझ रहा, कुछ और नहीं दिख रहा, कोई जरिया नहीं है एक नया लोन लेने का, कोई जरिया नहीं है ज्यादा इनकम जनरेट करके वो लोन चुकाने का, कोई और जरिया नहीं है लोन टेन्योर को बढ़ाने का, व्हाटएवर द केस में बी, देन द लास्ट रिजॉर्ट कुड बी सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो भी आउटस्टैंडिंग है, आप उनके पास जाएंगे, कबूल करेंगे कि आपके पास कोई जरिया नहीं है उस पूरे आउटस्टैंडिंग को पे करने का, और आप उनसे बोलेंगे आप एक छोटे अमाउंट में प्लीज सेटल कर लीजिए। दे आर गोइंग टू ऑफ कोर्स बी वेरी एंग्री, दे आर गोइंग टू डू एवरीथिंग दैट दे कैन टू गेट देयर मनी। लेकिन अगर उनके सामने ये जाहिर हो जाएगा कि आपके पास वो पैसे देने की क्षमता अब नहीं रही, देन दे आर गोइंग टू सेटल। हमारे परिवार में ये हुआ है। एक वक्त था जहां पापा के क्रेडिट कार्ड के बिल्स इतने मैक्स आउट हो चुके थे कि हमारे पास कोई जरिया नहीं था वो पे करने का, एंड आई रिमेंबर देन हिम सेटलिंग एवरी क्रेडिट कार्ड वन बाय वन बाय वन बाय वन। द बिगेस्ट डैमेज दैट इट डज इज आपकी क्रेडिट रेटिंग जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाती है। लाइक आज की डेट में कोई भी इंसान नहीं है जो मेरे पिताजी को कोई भी लोन देने के लिए तैयार होगा, बिकॉज उनके हिस्ट्री पे ये ठप्पा पड़ चुका है that he settled for an amount, and that is something that you have to bear in mind. लेकिन सेटलमेंट पॉसिबल है। तो अगर आपको क्रेडिट स्कोर को साइड पे रखते हुए सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग जिंदगी को इन कंट्रोल में लाना है, then settlement is something that you should discuss with your bank, with your credit card company, with your lender कि मुझसे ना हो पाएगा, कुछ छोटे अमाउंट पे प्लीज सेटल करिए, that is the best that I can do. Go for that. तो ये 7 तरीके to help you get out of a bad loan trap, something that I have personally gone through and I hope was useful. 2 बोनस चीजें अपने आप को इंश्योर करने के लिए कि कभी खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ये फिर से हो जाता है, देन आपके और आपके परिवार पे मिनिमम डैमेज हो, you have to do 2 things. Number 1, you have to have an emergency fund. एक इमरजेंसी फंड की तरफ आपको कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, जो कि कम से कम 6 महीने और आइडियली 12 महीने का होना चाहिए। तो जो भी आपके महीने की जरूरतें हैं, जो भी आपके महीने का बेसिक खर्चा है, जो आपको खर्च करना ही है फॉर यू टू लिव योर लाइफ, उसके 6 महीने का एंड आइडियली 12 महीने का खर्चा आपके पास होना चाहिए। दिस इमरजेंसी फंड हैज टू बी स्प्लिट इन 3 पार्ट्स। 10% कैश में, तो जो भी आपका इमरजेंसी फंड होगा उसका 10% कैश में आपके पास हमेशा पड़ा होगा। 20% इन योर बैंक, तो आपके बैंक में वो कभी भी पड़ा हुआ है, एंड 70% इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है, बट इमरजेंसी फंड का पूरा मकसद ही प्रोटेक्शन ऑफ मनी है, नॉट ऑफ ग्रोइंग द मनी। तो ये 3 विल बी द स्प्लिट ऑफ योर इमरजेंसी फंड। नंबर 2, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एवरीवन इन द फैमिली एंड लाइफ इंश्योरेंस फॉर योरसेल्फ। खुदा ना खास्ता अगर आपकी जिंदगी को कुछ हो जाता है, then the worst thing you will do is leave your family in disarray. आप वो नहीं कर सकते। आपको इंश्योर करना होगा कि आपकी लाइफ इंश्योर्ड है, ताकि अगर आपको कुछ ऐसा हो जाए जो हम कभी ना चाहें, तब आपकी फैमिली को एक ऐसा अमाउंट मिले जिसके थ्रू उनको कमाने की कम से कम कुछ सालों तक जरूरत ना हो। एंड हेल्थ इंश्योरेंस, पिछले 2 साल में अगर हमने कुछ सीखा है वो यही कि इतने सारे परिवार हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, एंड कोविड की वजह से वो उजड़ गए क्योंकि उनके हॉस्पिटल का बिल रुका ही नहीं। You don't want to be in there. तो अपने लिए, अपने इमीडिएट परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत 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 जरूरी है, बिकॉज you do not want to be spending money on hospitalization when somebody else can do it for you. ये 7 तरीके to get out of a bad loan, ये 2 चीजें of emergency fund and insurance to ensure कि अगर आप उस पॉइंट पे फंस भी जाते हैं तो आपके परिवार पे और खुद पे मिनिमल डैमेज हो, is my way of trying to help you out of a bad loan. I hope this was useful. Ankur Warikoo, signing off. My first book, Do Epic Shit, is now out. I would love for you to buy a copy of Do Epic Shit on Amazon.in.